Good morning, students. I am Nirmal Sindhu, lecturer of Political Science. BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का यहाँ जो है उल्लेख करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में भारत भूमि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों, संत फकीरों, पीर पैगंबरों और महान विभूतियों की धरती रही है। जब जब इस भूमि पर तथा भारतीय समाज में बुराइयों का उदय हुआ, तब तब भारत भूमि पर किसी न किसी पीर पैगंबर, संत महात्मा अथवा महान विभूतियों ने जन्म लेकर भारत भूमि पर और भारतीय समाज में आई बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। 18वीं शताब्दी में भी भारतीय समाज में कई तरह की बुराइयां पैदा हो गई, जिसके कारण भारतीय धर्म व संस्कृति पतन के गर्त की तरफ जा रही थी। इसी समय बंगाल की धरती पर एक ऐसी ज्योति ने जन्म लिया जिसने न केवल भारत में पुनर्जागरण के युग का आरंभ किया, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ज्वाला को भी जन्म दिया। उस महान विभूति का नाम राजा राम मोहन राय है, जिन्हें भारतीय इतिहास में विशेषकर बंगाल में आधुनिक युग का अग्रदूत माना जाता है। यद्यपि राजनीति में भाग लेने के लिए राजा राम मोहन राय के पास समय नहीं था, परंतु उनका व्यक्तित्व और उनके कार्य ऐसे महान थे कि राजनीतिक मान्यताओं, विचारों और प्रचलित व्यवस्थाओं पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी भी व्यवस्था के ऊपर अपने विचार प्रकट नहीं किए, परंतु वह चालू व्यवस्था में सुधार के लिए समय समय पर अपने लेख लिखते रहे थे, जिनसे उनके राजनीतिक विचार अथवा सुझावों का पता चलता है। उनके राजनीतिक विचारों को हम निम्न शीर्षकों के माध्यम से पढ़ेंगे। फर्स्ट शीर्षक है हमारा, फर्स्ट हेडिंग है स्वतंत्रता संबंधी विचार। राय के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। उनके विचारों में स्वतंत्रता का प्रमुख स्थान था। स्वतंत्रता के सिद्धांत में भी उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता प्रदान की। उनके चिंतन मुख्य रूप से उदारवादी थे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, समानता और न्याय में अटल विश्वास था। उनका विचार था कि स्वतंत्रता मानव मात्र के लिए बहुमूल्य वस्तु है, परंतु राष्ट्र के लिए उससे अधिक आवश्यक है। उन्होंने कभी भी असीमित स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। वह राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरा है प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। वे विचारों की अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से आवश्यक मानते थे। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन अच्छे कानूनों के निर्माण के दृष्टिकोण से किया। राष्ट्रीय पुनर्जागरण के लिए उन्होंने प्रेस को सर्वोत्तम साधन माना और इसके विकास पर बल दिया। राय का विचार था कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक और शासित दोनों के लिए लाभकारी है। शासक के लिए यह इस दृष्टि से लाभप्रद है कि उसे अपनी शासन नीति के विषय में जनता के विभिन्न विचारों का पता चल जाता है और जनता शासकों की भूल की ओर उनका ध्यान आकर्षित करवा सकती है। जनता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की दृष्टि से हितकर है कि इसे ज्ञान का प्रसार होता है, जिनसे मानसिक विकास में सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रिटिश शासन का प्रशंसक। राजा राम मोहन राय ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे और शासन के बने रहने के समर्थक थे। वह कहा करते थे कि अभी भारत को अंग्रेजी राय की कम से कम 40-50 वर्ष तक जरूरत है। राजा राम मोहन राय अपने उदारवादी विचारों के कारण ऐसा चिंतन करते थे। उनका मत था कि ब्रिटिश शासन के रहने से भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो सकेंगे और भारतीयों के जीवन में आधुनिकीकरण दृष्टिगोचर हो सकेगा। वह तत्कालीन ब्रिटिश शासन को मध्य युग के अंधकार में डूबे भारत के लिए एक वरदान मानते थे। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय के मन में समाज सुधार एवं पुनर्जागरण के संबंध में कई तरह के विचार थे। वे व्यवहारिक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के प्रसंग में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया। उनका विचार था कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ दोष हैं, जिन्हें दूर करने के पश्चात नागरिकों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। उन्होंने इन सुधारों के अंदर न्याय व प्रशासनिक विभाग को अलग अलग रखने के लिए बोला।
न्यायिक विभाग में पंचायत और जूरी पद्धति का प्रयोग किया जाए, भारत सरकार का प्रशासनिक व्यय कम किया जाए आदि अनेक प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया। नेक्स्ट है हमारा विधि व न्याय संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय प्रशासित समाज की आवश्यकता व आकांक्षाओं के प्रति जागरूक थे। उनका विचार था कि न्याय की उपलब्धि में ही न्याय का औचित्य है, इसलिए आवश्यक है कि न्यायिक संस्थाओं, न्यायिक संगठन और न्यायिक प्रक्रिया का जन कल्याणकारी होना आवश्यक है। प्रारंभ में राय ने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का विरोध किया, परंतु बाद में उन्होंने इसका समर्थन किया। राय के विधि और न्याय संबंधी विचार मुख्यतः उनकी पुस्तिका भारत की राजस्व एवं न्याय व्यवस्था की व्याख्या आदि में मिलते हैं। राय द्वारा जो भी कानून बनाए जाएं, राज्य द्वारा जो भी कानून बनाए उस पर जनमत की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। भारतीय न्यायालयों को यूरोपियनों के मुकदमे सुनने का अधिकार होना चाहिए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण कर दिया जाना चाहिए आदि उन्होंने सुझाव दिए। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राजा राम मोहन शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की उपयोगिता समझते थे, इसलिए उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कार्यों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। शासन की दोनों शक्तियां एक ही हाथों में नहीं सौंपी जानी चाहिए। वे किसी भी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण को पहला मूल सिद्धांत मानते थे। अध्यादेश जारी करने के वह खिलाफ थे। उनका विचार था कि प्रत्येक सभ्य देश में शासन का जो अंग विधि निर्माण कार्य करता है उसको लागू करने का काम जो है शासन का दूसरा अंग करेगा। इस प्रकार वो पृथक्करण का समर्थन करते थे। राज्य के कार्य क्षेत्र संबंधी विचार। राय पर उपयोगितावादी विचार बेंथम का बहुत प्रभाव था, इसलिए वह राज्य की उपयोगिता को भी स्वीकार करते थे। उन्होंने राज्य को एक ऐसा उपयोगी महत्वपूर्ण साधन माना जो व्यक्ति व समाज के भौतिक व नैतिक कल्याण में मदद दे सकता है। वो उपभोगितावादी व नैतिक आधार पर राज्य के कार्य क्षेत्र में विस्तार के समर्थक थे। वह व्यक्तिवादियों के इस कथन से पूर्णतः असहमत थे कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है। राय का विचार था कि राज्य व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए लाभदायक है, इसलिए वो हमेशा राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के पक्षधर थे। नेक्स्ट है हमारा निरंकुशतावाद का विरोध। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह स्वतंत्रता के प्रेमी थे और हमेशा ही तानाशाही या निरंकुशतावाद का विरोध करते थे। इसी आधार पर उन्होंने राजतंत्रीय, अधिनायक तंत्रीय, अतिवादी शासन व्यवस्थाओं का विरोध किया, क्योंकि इस तरह की शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं दिया जाता। राय पर 1789 की फ्रांस की क्रांति का बहुत प्रभाव था, इसलिए न्याय हमेशा ही अधिनायकवाद या निरंकुशतावाद या तानाशाही प्रवृत्ति का जो है विरोध करते रहे हैं। लोकतांत्रिक व संवैधानिक शासन के समर्थक। राय की लोकतांत्रिक व्यवस्था व संवैधानिक शासन प्रणाली में पूर्ण आस्था थी। उनका विचार था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रमुखता प्राप्त है और शासन किसी व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चलाया जाता है। उनका विचार था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृभाव पर बल दिया जाता है और उसमें किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। वह ब्रिटेन में नागरिकों के एक सीमित वर्ग को प्रदान किए गए मताधिकार के सहमत थे। इस संबंध में उनका विचार था कि समस्त नागरिकों को शासन व्यवस्था के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते थे जिसमें शक्ति पृथक्करण कर दिया गया हो। नेक्स्ट है हमारा उपयोगितावादी विचारधारा में आस्था। राय पर उपयोगितावादी विचार जर्मी बेंथम का बहुत प्रभाव था। राजनीति के प्रति उनका सारा दृष्टिकोण उपयोगितावादी रहा है। उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार मानव स्वभाव से सुख की प्राप्ति और दुख का त्याग चाहता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिससे उसे सुख मिले और आनंद प्राप्त हो। उपयोगितावाद से अभिप्राय यही होता है कि किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता का मापदंड उससे प्राप्त होने वाले सुख या दुख से है। राय अपने सभी सामाजिक व राजनैतिक विचारों में उपयोगितावाद के चिंतन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मानवतावाद का अर्थ था कि पाखंड व कर्मकांड या पुनर्जन्म के बंधन से दूर रहकर मानव की आत्मा को आज़ादी का अनुभव कराना। नेक्स्ट हमारा सार्वभौमिक धर्म संबंधी विचार। राय के मानवतावाद को समर्थन देने के पीछे उनका उद्देश्य सार्वभौमिक धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी। वह धार्मिक कर्मकांडों, मतांतरों से ऊपर उठकर सार्वभौम धर्म के चिंतक थे। राय ने ईश्वर की एकत्ववादी एवं नैतिक अवधारणा के आधार पर यह मत प्रकट किया था कि मानव मात्र में एक आध्यात्मिक एकता मौजूद है और नैतिक दृष्टि से सभी का मूल धर्म एक है।
सभी व्यक्ति एक ही ईश्वर की संतान हैं और विश्व के राष्ट्र व समुदाय उनकी विभिन्न शाखाओं व उपशाखाएं हैं। इस प्रकार राय जो है वह दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनमें निहित विज्ञान को समझा। अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार। राय के मानवतावादी व सार्वभौमिकतावादी विचारों से ही उनके अंतर्राष्ट्रीयवाद की धारणा प्रकट होती है। वह उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। उनका विचार था कि ईश्वर धर्म को ऐसा बना दो जो मनुष्य और मनुष्य के मध्य मतभेद हो और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता और शांति का प्रेरक हो। अपने अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचारों के कारण ही उन्होंने विश्व नागरिकता की अवधारणा पर भी बल दिया था। नेक्स्ट है उनका धर्मनिरपेक्षतावादी दृष्टिकोण। राय विश्व के विभिन्न धर्मों, संस्कृति और मान्यताओं पर आदर करते थे। संपूर्ण धरती एक परिवार है में पूर्ण विश्वास था। उनका मत था कि लोग धार्मिक संकीर्णता त्याग कर एक दूसरे के निकट आएं और अपनी मानसिक संकीर्णता की बजाय अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाए। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसलिए की थी ताकि लोग धार्मिक संकीर्णता त्याग कर ब्रह्म समाज में शामिल हो और अपना सच्चा धर्म पालन करने के योग्य बने। इस प्रकार वो चाहते थे कि उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों की कड़ी आलोचना की। धार्मिक सहिष्णुता के लिए उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहन किया। उनकी धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्महीनता नहीं था। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय निवास। राय ब्रिटिश शासन को जहां एक दैवी वरदान मानते थे, वही वह चाहते थे कि यूरोप के लोग भारत में आकर बसे। वे एक बार यह सिलसिला शुरू हुआ तो भारत की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। राय ने यह सुझाव दिया कि सदचरित्र, योग्य, प्रतिभावान व संपन्न यूरोपीय वासियों को भारत में निवास की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। उससे देश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय विदेशियों के साथ संपर्क बनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे भारत में सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। राय के सुझाव के आधार पर ही 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यूरोपीय वासियों पर से सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए थे। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार का दृढ़ समर्थक। वह संपत्ति के अधिकार को अलंघनीय मानते थे। इस संबंध में इतने दृढ़ थे कि उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए धर्म का सहारा लिया और यहाँ तक कहा कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने की आज्ञा देता। इस विधा को वापस लेना अनुचित है। उन्होंने जमींदारी प्रथा का समर्थन करते हुए कहा कि जमींदारों के पास अपनी संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार पत्र हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे उनका स्वामित्व समाप्त हो। वह अपने आर्थिक विचारों में भूमि के स्थायी बंदोबस्त को उचित मानते हैं। लास्ट है हमारा सरकारी सेवा। राजा राममोहन राय का विचार था कि कंपनी सरकार को चाहिए कि वह शिक्षित भारतीय नागरिकों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करे, जिससे वह ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान बन सके। अंग्रेजों की जो नीति होती थी वह यही होती थी कि भारतीय युवकों को इतनी ही एजुकेशन दी जाए कि वो क्लर्क के पद पर काम कर सके, और वो अपने युवकों को बड़े पदों पर नियुक्त होने की शिक्षा देते थे। भारतीयों को केवल क्लर्क के पदों तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेकिन राय की इच्छा थी, उनका सुझाव था, उनका मत था कि कंपनी सरकार चाहती है कि भारतवासी सरकार के आस्थावान हो, तो भारतीयों को शक्ति और शिक्षा के अनुसार दायित्वपूर्ण पद नियुक्त करना पड़ेगा। देशवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार राष्ट्रीय सम्मान देना पड़ेगा। इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए राजा राममोहन राय को इंग्लैंड में अथक परिश्रम करना पड़ा। अतः स्पष्ट राय का विचार था कि शिक्षित भारतीय सरकारी नौकरी में जाएं। अतः निष्कर्ष, राजा राममोहन राय अपने राजनीतिक विचार किसी सिद्धांत या परिकल्पना के रूप में प्रकट नहीं किए थे। उनके समक्ष उनके समय की जो समस्याएं आई वह उन पर विचार प्रकट करते रहे। एक समाज सुधारक के रूप में जिन समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा, उनके विषय में भी उन्होंने जो विचार प्रकट किए उन सब का समावेश करके उनके राजनीतिक विचारों को यहाँ समेटने का प्रयास किया गया है। वे भारत में स्वराज्य के अग्रदूत नहीं थे, वस्तुतः वे पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।